मैं 8 साल से उसी रिपेयर शॉप के साथ काम कर रहा था। मेरी कंपनी की हर गाड़ी वहीं सर्विस और मेंटेनेंस के लिए जाती थी। हर साल मैं उन्हें लाखों का काम देता था और आज तक एक भी रुपया कभी नहीं रोका। लेकिन उस दिन सिर्फ एक बॉटल विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड ने मुझे उनकी असली औकात दिखा दी। टायर चेंज होने के बाद मैं फ्रंट डेस्क पर गया और मैंने कैजुअली कहा, एक बॉटल विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड दे देना। तभी ओल्ड झाओ मुस्कुराया और बोला, उसके 30 युआन लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 8 साल के ग्राहक से भी वो एक बॉटल के पैसे मांग रहा था। तभी पास खड़ा नया अप्रेंटिस खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से ओल्ड झाओ के पास आया और बोला, बॉस सिर्फ एक बॉटल ही तो है, रहने दीजिए। लेकिन उसकी बात सुनते ही ओल्ड झाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में कहा, एक बॉटल है तो क्या हुआ, फ्री में दूं? 30 युआन पैसा नहीं होता क्या है? क्या अभी कुछ दिन पहले ही काम पर आया है और अभी से बाहर वालों का पक्ष लेने लगा? तुझे पता भी है आजकल बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। अगर तुझे लगता है कि एक बॉटल कोई बड़ी बात नहीं है और मैं कंजूस हूँ तो ठीक है, ये 30 युआन तेरी सैलरी से काट लूंगा ताकि तुझे याद रहे। मैं बस चुपचाप ये सब देखता रहा। उसी पल मेरे मन में उसके लिए बची हुई आखिरी इज्जत भी खत्म हो गई। मैंने जेब से 100 युआन का नोट निकाला और उसके सामने फेंकते हुए कहा, लो, और बाकी पैसे रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसकी डांट अचानक रुक गई। उसने बिजली की तरह नोट उठाया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोला, अरे मिस्टर शू, आप तो बड़े दिल वाले निकले, लेकिन 100 युआन में सिर्फ 3 बॉटल ही मिलेंगी। वैसे भी मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसी वक्त मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज के बाद मेरी कंपनी की एक भी गाड़ी इस दुकान में वापस नहीं आएगी। मैंने उसी दिन ऑफिस पहुंचते ही टीम लीडर को अपने कमरे में बुलाया। वो अंदर आया तो मैंने बिना कोई घुमाव किए कहा, आज से नोटिस जारी कर दो। कंपनी की कोई भी गाड़ी अब ओल्ड झाओ की रिपेयर शॉप पर नहीं जाएगी। मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए तुरंत दूसरी जगह फिक्स करो। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा। उसका चौंकना भी स्वाभाविक था। आखिर पूरे 8 साल से वही दुकान हमारी कंपनी की लगभग परमानेंट वर्कशॉप बन चुकी थी। मैं आराम से अपनी चाय का एक घूंट पीता रहा और दूसरी तरफ नोटिस पूरे कंपनी ग्रुप में भेज दिया गया। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आधा दिन भी नहीं बीता था कि नीचे ड्राइवर्स के बीच पूरी चर्चा शुरू हो गई। दोपहर में जब मैं ब्रेक रूम के पास से गुजर रहा था तो उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। एक ड्राइवर उत्साह में बोला, सच में अब हमें ओल्ड झाओ के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा? दूसरा तुरंत बोला, नोटिस साफ लिखा है, मिस्टर शू ने खुद ऑर्डर दिया है, अब कोई भी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। तीसरा हंसते हुए बोला, ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पिछली बार मेरी गाड़ी का 4 व्हील अलाइनमेंट किया था, स्टीयरिंग पहले की तरह ही टेढ़ा रहा। जब शिकायत करने गया तो उल्टा मुझे ही बोलने लगा कि ड्राइवर ने गाड़ी खराब कर दी होगी। काफी बहस के बाद सिर्फ 5% डिस्काउंट दिया, जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। तभी एक और ड्राइवर ने बात पकड़ ली, तुम्हारा तो फिर भी ठीक था। मेरी गाड़ी में ब्रेक पैड्स बदलते समय उसने सस्ते आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगा दिए और पैसे ओरिजिनल पार्ट्स के पूरे वसूल लिए। जब मैंने पूछा तो सीधा बोला, पार्ट्स के रेट बढ़ गए हैं, पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाओ। अगर कंपनी की गाड़ियां वो नहीं होती तो मैं भी ये काम नहीं करता। पीछे से एक और आवाज आई, कस्टमर को लूटना तो उसकी आदत है, इनवॉइस बनवाना उससे भी बड़ा सिरदर्द है। पिछली सर्विस में इनवॉइस 3 बार गलत बनाया। रीइंबर्समेंट के लिए मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के 5 चक्कर लगाने पड़े थे। एक ड्राइवर हंसते हुए बोला, सिर्फ कस्टमर ही नहीं, अपने वर्कर्स का भी जीना हराम कर रखा है। मेरा भांजा वहां अप्रेंटिस था, कहता था ओल्ड झाओ हर बूंद इंजन ऑयल का हिसाब रखता है। खाने में इतना खराब खाना देता था कि मुश्किल से पेट भरता था। कुछ सीखना हो तो पहले उसका मूड देखो, बोनस की बात करो तो महीनों टाल देता था। दूसरा ड्राइवर सिर हिलाते हुए बोला, पहले वो अच्छा इंसान था, बिजनेस बढ़ा तो लालच उससे भी ज्यादा बढ़ गया। स्किल पहले जैसी नहीं रही, लेकिन एटीट्यूड आसमान पर पहुंच गया। पिछले महीने मैं अपनी पर्सनल कार में सिर्फ एक बल्ब बदलवाने गया था, उसने 2 घंटे तक बैठाए रखा क्योंकि काम छोटा था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर किसी ने हंसकर कहा, इस बार मिस्टर शू ने सच में सही फैसला लिया। मैं तो कब से चाहता था कोई ये दुकान बदल दे। लगता है इस बार ओल्ड झाओ ने सच में बॉस की लिमिट क्रॉस कर दी। अगली बार किसी ऐसी वर्कशॉप में चलेंगे जहां स्किल भी हो और कस्टमर को बेवकूफ भी न समझा जाए। मैं ब्रेक रूम के बाहर ही चुपचाप खड़ा उनकी सारी बातें सुनता रहा। किसी को पता भी नहीं था कि मैं वहीं मौजूद हूँ। उनकी एक एक शिकायत मेरे दिमाग में ऐसे जुड़ती चली गई जैसे कोई अधूरी तस्वीर धीरे धीरे पूरी हो रही हो। तब मुझे समझ आया कि समस्या सिर्फ उस 30 युआन वाली विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड की नहीं थी, वो तो बस आखिरी चिंगारी थी। असली सच्चाई ये थी कि ओल्ड झाओ की पूरी दुकान लालच पर चलने लगी थी। वो सिर्फ हमारी कंपनी जैसे बड़े कस्टमर्स को ही नहीं, बल्कि छोटे कस्टमर्स और अपने ही अप्रेंटिस को भी हर दिन नुकसान पहुंचा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे नोटिस के बाद एक भी ड्राइवर उसके पक्ष में नहीं बोला। उल्टा हर कोई खुश था कि अब उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा। यही बात साबित करने के लिए काफी थी कि फैसला बिल्कुल
बिल्कुल सही था। मैं वापस अपने ऑफिस में आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। दूर सड़क के उस पार ओल्ड झाओ की वर्कशॉप का बड़ा सा साइनेज साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मेरे दिमाग में उसकी वही लालची मुस्कान घूम गई जब उसने 30 युआन के लिए मुझसे पैसे मांगे थे। फिर मुझे वो पल भी याद आया जब उसने सिर्फ एक बॉटल विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड की वजह से अपने ही अप्रेंटिस को सबके सामने बेइज्जत किया था। लेकिन उसी के साथ मुझे 8 साल पहले वाला ओल्ड झाओ भी याद आया। उस समय उसकी छोटी सी टीन की वर्कशॉप थी। उसके हाथ हमेशा इंजन ऑयल से काले रहते थे। वो गाड़ी ठीक करने के बाद बिना कहे उसे धो भी देता था। उस वक्त उसके चेहरे पर लालच नहीं, सिर्फ मेहनत दिखाई देती थी। शायद वक्त इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। इन 8 सालों में उसकी छोटी सी वर्कशॉप 3 मंजिला रिपेयर सेंटर बन गई। लेकिन उसी दौरान उसका जमीर कहीं खो गया। पैसा इतना बढ़ गया कि इंसानियत पीछे छूट गई। मैंने मन ही मन सोचा, शायद मैंने सिर्फ 100 युआन नहीं खोए। हो सकता है पिछले 8 सालों में मैं ऐसे सैकड़ों मौके पर बेवकूफ बनता रहा हूँ, लेकिन कम से कम अब मुझे उसकी असली सोच समझ आ गई। अब मेरी कंपनी की दर्जनों गाड़ियां उसकी आदत और लालच की कीमत नहीं चुकाएंगी। जहां तक ओल्ड झाओ की बात थी, उसने जो रास्ता चुना था उसका अंजाम भी उसे खुद ही भुगतना था। स्प्रिंग फेस्टिवल खत्म होने के कुछ दिन बाद कंपनी दोबारा शुरू होने वाली थी। सुबह सुबह मेरा फोन लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर ओल्ड झाओ का नाम चमक रहा था। उसने मैसेज भेजा, मिस्टर जू, हैप्पी न्यू ईयर। आपको और आपकी कंपनी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। कल आपकी पूरी फ्लीट की मेंटेनेंस ड्यू है। मैंने पहले की तरह सारे वर्क स्टेशंस आपके लिए रिजर्व कर दिए हैं। आपकी हर गाड़ी का पूरा मेंटेनेंस प्लान भी तैयार है। उसके मैसेज के साथ एक लंबा कोटेशन भी आया। मैंने उसे खोला और ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया। इंजन ऑनेल फिल्टर, एयर फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑनेल, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन जब मेरी नजर कीमतों पर गई तो मैं वहीं रुक गया। पिछले साल के मुकाबले हर आइटम की प्राइस चुपचाप लगभग 40% बढ़ा दी गई थी। मैंने कोटेशन को दोबारा ध्यान से देखा ताकि कहीं मुझे ही गलतफहमी तो नहीं हो रही, लेकिन नहीं, हर आइटम की कीमत साफ तौर पर पहले से काफी ज्यादा थी। मैंने उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा, प्राइस बहुत ज्यादा है, क्या 80% तक कर सकते हो? मेरा मैसेज भेजते ही उसका कॉल तुरंत आ गया। उसने फोन उठाते ही कहा, अरे मिस्टर शू, आपको अभी भी ये रेट ज्यादा लग रहे हैं। यकीन मानिए, कैलकुलेटर दबाते दबाते उंगलियां थक गईं। मैंने आपको बिल्कुल कॉस्ट प्राइस दी है। आजकल मार्केट का हाल आपको पता ही नहीं है। इंजन ऑयल महंगा हो गया, स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, टायर्स रोज नए रेट पर आ रहे हैं। ऊपर से अच्छे मैकेनिक्स मिलना मुश्किल हो गया है। जिसके पास थोड़ा भी स्किल है वो 10,000 से कम पर बात ही नहीं करता। खाना रहना सब अलग। मेरी दुकान बाहर से बड़ी दिखती है, लेकिन अंदर से हर दिन रेंट, इक्विपमेंट और एक्सपेंसेस का बोझ मुझे दबा रहा है। अगर मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा तो मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। 8 साल की हमारी दोस्ती का तो ख्याल कीजिए। मैं उसकी पूरी बात बिना टोके सुनता रहा। जब वो चुप हुआ तो मैंने शांत आवाज में कहा, ओल्ड झाओ, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन बड़ी अजीब बात है। कल ही मैंने अपने लोगों को कुछ चेन रिपेयर शॉप्स में प्राइस पूछने भेजा था। बिल्कुल वही मेंटेनेंस, ओरिजिनल पार्ट्स, बेहतर इक्विपमेंट और सर्विस। फिर भी उनका टोटल बिल तुम्हारे कोटेशन के आधे से भी कम निकला। मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। फिर उसने जल्दी से कहा, मिस्टर शू, सिर्फ प्राइस मत देखिए, क्वालिटी भी देखिए। वो चेन शॉप्स असेंबली लाइन की तरह काम करती हैं। अप्रेंटिस आपकी गाड़ियों पर प्रैक्टिस करते हैं। कौन जाने वो कौन सा चीप ऑनेल डालते हो, लेकिन मैं आपकी हर गाड़ी को अपनी गाड़ी की तरह संभालता हूँ। आपकी पूरी फ्लीट मुझे अपनी पत्नी से भी ज्यादा याद है। मैं 8 साल से इन्हीं गाड़ियों पर काम कर रहा हूँ। मैं कभी आपका फायदा उठाने की सोच भी नहीं सकता। उसके मुंह से, मैं कभी आपका फायदा नहीं उठाऊंगा, सुनते ही मेरे दिमाग में वही 30 युआन वाली विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड घूम गई। फिर ड्राइवर्स की सारी शिकायतें याद आने लगी। मेरी बची हुई आखिरी पेशेंस भी वहीं खत्म हो गई। मैंने सीधा कहा, ओल्ड झाओ, अगर तुम्हारी वर्कशॉप सच में पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वर्कशॉप है और फिर भी तुम्हें हर दिन नुकसान हो रहा है, तो मैं तुम्हें और नुकसान नहीं करवाना चाहता। इस साल से मेरी कंपनी की सारी मेंटेनेंस दूसरी जगह होगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया, लेकिन अगले ही पल मेरा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एक के बाद एक मैसेज आने लगे। मिस्टर शू, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पार्ट्स के रेट सच में बढ़ गए हैं। 8 साल की दोस्ती के लिए मैं 90% तक कर दूंगा। ये मेरे लिए स्पेशल केस होगा। कुछ ही मिनटों में उसकी लैंग्वेज बदलने लगी। पहले वो मजबूर बनने लगा, फिर बार बार रिक्वेस्ट करने लगा और आखिर में ऐसे मैसेज भेजने लगा जैसे मुझे गिल्ट फील करवाना चाहता हो। मैंने एक भी रिप्लाई नहीं किया। सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद मैंने उसका नंबर सीधा ब्लॉक कर दिया। स्क्रीन पूरी तरह शांत हो गई, लेकिन मुझे अंदर से साफ महसूस हो रहा था कि बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले दिन कंपनी आधिकारिक तौर
पर दोबारा शुरू हुई। पूरे ऑफिस में जश्न का माहौल था। बाहर आंगन में पटाखों की आवाज गूंज रही थी। हमारी दर्जनों गाड़ियां धुलकर एक लाइन में खड़ी थीं। पुराने क्लाइंट्स और सप्लायर्स फूलों के बुके लेकर आ रहे थे। मैं कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ बातें कर रहा था कि तभी टीम लीडर मेरे पास आया और धीरे से बोला, मिस्टर जू, ओल्ड जाओ आया है, हाथ में कुछ गिफ्ट्स भी हैं। मैंने नजर उठाई तो सच में वही था। आज उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। नई यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जेब में एक महंगा पेन लगाया हुआ था। बाल इतने करीने से बनाए थे जैसे एक भी लट अपनी जगह से हिलने की हिम्मत न करे। उसके हाथ में 2 बड़े गिफ्ट पैक थे जिनमें प्रीमियम इंजन ऑयल रखा था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए वो सिक्योरिटी गार्ड से बातें कर रहा था। मैंने शांत होकर कहा, उसे अंदर आने दो। कुछ ही सेकंड बाद वो तेज कदमों से मेरी तरफ चला आया। आते ही उसने दोनों गिफ्ट बॉक्सेस मेरे सामने रखते हुए कहा, मिस्टर शू, नए साल की शुभकामनाएं। आपकी कंपनी इस साल और भी तरक्की करे। ये 2 कैन फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। मैंने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरे साथ खड़े बड़े क्लाइंट्स पर जा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर शू, मेंटेनेंस वाली बात पर मैंने पूरी रात सोचा। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सारे वर्क स्टेशंस अभी भी रिजर्व्ड हैं। सबसे एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स सिर्फ आपकी फ्लीट्स पर काम करेंगे। मैं इस बार 85% तक डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। इससे नीचे जाना मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है। इसे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिए। मेरे पास खड़े कुछ क्लाइंट्स ने माहौल समझ लिया। वो बहाना बनाकर धीरे से वहां से हट गए। मैं ओल्ड जाओ की तरफ देखता रहा। उसकी पूरी कोशिश सिर्फ एक बात पर थी, किसी भी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाए। उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओल्ड जाओ, मैंने ये बात कल ही फोन पर साफ कर दी थी। इस साल की पूरी मेंटेनेंस मैंने बेनबो चेन सर्विस सेंटर में बुक कर दी है। एडवांस पेमेंट भी हो चुका है। उसका चेहरा पल भर में उतर गया। वो घबराकर बोला, बेनबाओ, मिस्टर शू, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो चेन स्टोर्स सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं। उन्हें आपकी गाड़ियों की क्या समझ? मैं 8 साल से आपकी हर व्हीकल को जानता हूँ। मैंने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, फैसला हो चुका है। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। कुछ पल तक वो मुझे घूरता रहा, फिर दबे गुस्से में बोला, मिस्टर शू, ये ठीक नहीं है। 7-8 साल की पार्टनरशिप थी हमारी। आपने एक बार भी मुझे मौका नहीं दिया। मैंने पूरा दिन आपके लिए वर्कशॉप खाली रखी, मैकेनिक्स का काम रोक दिया। मेरा जो नुकसान हुआ उसका क्या? मैंने उसकी बात पूरी होने दी, फिर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ओल्ड जाओ, वो तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। मैंने कभी तुमसे वर्कशॉप रिजर्व करने को नहीं कहा। मैंने कहीं भी हाँ नहीं की थी। तुमने अपनी तरफ से फैसला लिया और अब उसका हिसाब मुझसे मांग रहे हो? बिजनेस ऐसे नहीं चलता। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने सीधे शब्दों में जवाब दूंगा। तभी आसपास खड़े एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स भी हमारी तरफ देखने लगे। कुछ ही मिनटों में हमारे चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ओल्ड झाओ ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि अब सबकी नजर उसी पर है। शायद इसी वजह से उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर शू, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। 8 साल तक तुम्हें भगवान की तरह रखा। सबसे अच्छा वर्क स्टेशन हमेशा तुम्हारी गाड़ियों के लिए बचा कर रखा। सबसे महंगा इंजन ऑयल पहले तुम्हारी फ्लीट में डाला। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी आधी गाड़ियां कब की सड़क पर बंद पड़ी होती। आज कंपनी बड़ी क्या हो गई? तुमने मुझे ही छोड़ दिया। सीधे चेन स्टोर्स के पैरों में जाकर बैठ गए। इतने साल की दोस्ती का यही बदला दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना गुस्सा किए कहा, अपनी भाषा संभाल कर बात करो। वो और जोर से चिल्लाया, भाषा? मैं आज साफ कह रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी की सारी मेंटेनेंस मेरे यहाँ ही होगी। मैंने पूरा दिन वर्कशॉप खाली रखी है। मैकेनिक्स बेकार बैठे रहे, उसका हर पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया। वो एक पल के लिए रुका, फिर दांत भींचकर बोला, तो आज यही तमाशा कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। एम्प्लॉयज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्लाइंट्स के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई देने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स भी तुरंत हमारी तरफ दौड़न आए। मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, अब सबके सामने बात कर लेते हैं। पहली बात, मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए आता था क्योंकि मेरी कंपनी की वर्कशॉप से तुम्हारी शॉप पास थी। इससे हमारा समय बचता था। इसे कभी अपना एहसान मत समझना। दूसरी बात, इन 8 सालों में मेरी कंपनी ने तुम्हारी दुकान पर 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा खर्च किए हैं। हर बिल समय पर कैश में चुकाया है। इसलिए ये मत कहना कि मैंने तुम पर कोई एहसान लिया है। हम दोनों के बीच हमेशा सिर्फ बिजनेस हुआ है। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे
रोक दिया। और तीसरी बात, तुम कहते हो कि सबसे अच्छा वर्क स्टेशन हमेशा मेरे लिए रखते थे। पिछले साल गर्मियों में मेरी एक ट्रक बीच सड़क पर खराब हो गई थी। मैंने इमरजेंसी रिपेयर के लिए फोन किया था, तब तुमने साफ मना कर दिया था। बोले थे कि सारे वर्क स्टेशन वीआईपी कस्टमर्स के लिए भरे हुए हैं। मेरी गाड़ी घंटों धूप में खड़ी रही। बाद में जब मैंने एक्स्ट्रा इमरजेंसी चार्जेस देने की बात की, तभी तुमने आधा वर्क स्टेशन खाली कराया था। क्या यही तुम्हारी लॉयल्टी थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, और इंजन ऑयल की बात कर रहे हो? सिर्फ पिछले महीने मेरी बिजनेस कार तुम्हारी शॉप से सर्विस होकर निकली थी। कुछ दिन बाद इंजन से अजीब आवाज आने लगी। जब चेक कराया तो पता चला कि उसमें गलत ग्रेड का ऑयल डाला गया था। बाद में तुम्हारे ही अप्रेंटिस ने मुझे चुपके से बताया कि उस दिन ओरिजिनल ऑनियल खत्म हो गया था, इसलिए तुमने सस्ता बल्क ऑनियल डाल दिया था। क्या ये भी झूठ है? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास खड़े कई ड्राइवर्स एक साथ सिर हिलाने लगे। साफ था कि उन्हें भी वो घटना याद थी। मैंने बिना रुके आगे कहा, और चेन स्टोर्स की बुराई करने से पहले अपने काम पर नजर डालो। कम से कम वहाँ रेट्स साफ लिखे होते हैं। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड फ्री मिलती है। कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई मालिक सिर्फ 30 युआन के लिए अपने ही अप्रेंटिस को सबके सामने बेइज्जत नहीं करता, फिर उसी बात से 8 साल पुराने कस्टमर का भी अपमान नहीं करता। जैसे ही मैंने ये बात कही, भीड़ में हलचल मच गई। ओल्ड झाओ का चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा। उसने घबराकर कहा, तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। वो वॉशर फ्लूइड इंपोर्टेड कंसंट्रेट था। उसकी कॉस्ट ही 20 युआन से ज्यादा थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सच में? तुम्हें और मुझे दोनों को पता है उसकी असली कीमत क्या थी। और सिर्फ वही नहीं, आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड्स को ओरिजिनल बताकर बेचना, व्हील अलाइनमेंट खराब करके भी गलती न मानना, इनवॉइस बनाते समय हर बार बहाने करना, छोटे कस्टमर्स को घंटों इंतजार करवाना, अपने अप्रेंटिस का खाना और बोनस तक काट लेना। क्या मैं सबके सामने एक एक बात खोलूं? इतना कहते ही मैंने भीड़ की तरफ देखा। कई ड्राइवर्स ने नजरें झुका ली, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक ही भाव था। उन्हें लग रहा था कि आखिर किसी ने वो बातें खुलकर कह दी जो वो सालों से सहते आ रहे थे। मैंने फिर उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी शॉप आज जहां तक पहुंची है, उसमें सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, हम जैसे पुराने कस्टमर्स का भी पैसा लगा है। लेकिन तुमने उसी भरोसे को कमाई का जरिया बना लिया, फ्रेंडशिप को बिजनेस ट्रिक बना दिया। तुमने अपनी ही दुकान का नाम खुद बर्बाद किया। मैंने एक गहरी सांस ली और बिल्कुल साफ आवाज में कहा, बेन अब्बाओ का कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल नहीं करूंगा। आज के बाद मेरी कंपनी की एक भी गाड़ी तुम्हारी शॉप में नहीं आएगी। और याद रखना, तुमने सिर्फ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोया, तुमने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। जिस दिन तुमने सिर्फ एक बॉटल विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के लिए मुझसे 30 युआन मांगे थे, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे मेरी सारी गाड़ियां सड़क पर ही क्यों न रुक जाएं, मैं दोबारा तुम्हारी शॉप में कदम नहीं रखूंगा। मेरी बात खत्म होते ही ओल्ड झाओ वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। शायद उसे समझ आने लगा था कि उसने क्या खो दिया है। मेरी बात खत्म होते ही ओल्ड झाओ कुछ पल तक मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो डर अगले ही पल फिर गुस्से में बदल गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, ठीक है मिस्टर शू, तुमने आज मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया, लेकिन याद रखना, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। देखते हैं तुम्हारी कंपनी कितने दिन ऐसे चलती है। मेरे बिना तुम्हारी फ्लीट कहाँ जाकर रिपेयर कराती है, मैं भी देखूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में जमीन पर थूक दिया और मुड़कर बाहर निकलने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलते रहे। पूरे कोर्टयार्ड में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लोगों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। हर कोई अभी हुई घटना पर चर्चा कर रहा था। मैंने अपनी यूनिफॉर्म सीधी की, चेहरे पर मुस्कान वापस लाई और सामने खड़े सभी गेस्ट्स की तरफ देखकर कहा, सब लोग माफ कीजिएगा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया, लेकिन आज हमारी कंपनी के लिए नए साल की शुरुआत है। पुरानी परेशानियों को यहीं छोड़ते हैं। उम्मीद है आने वाला साल हम सबके लिए तरक्की और सफलता लेकर आएगा। मेरी बात खत्म होते ही तालियां बजने लगीं। कुछ ही देर में माहौल फिर पहले जैसा हो गया। फायर क्रैकर्स दोबारा जलाए गए, लोग हंसने लगे और ओपनिंग सेरेमनी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ गई। सेरेमनी खत्म होने के बाद टीम लीडर मेरे पास आया और धीरे से बोला, मिस्टर शू, बेनबाओ की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। हमारी 300 गाड़ियों की मेंटेनेंस शेड्यूल पूरी तरह फिक्स हो गई है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा है। वो थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, एक और बात, आज कई बड़े क्लाइंट्स मुझसे अलग से बात कर रहे थे। सबका कहना था कि आपने सही फैसला लिया। वो लोग भी काफी समय से ओल्ड झाओ की शॉप से परेशान थे, लेकिन पुरानी पहचान की वजह से खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने उसकी बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद एक ऑफ रोड इवेंट में मेरी मुलाकात एक दूसरे कंपनी ऑनर से हुई। पहले उसकी पूरी फ्लीट भी ओल्ड जोआ की वर्कशॉप में जाती थी। थोड़ी देर सामान्य बातें करने के बाद वो मेरे पास आकर हंसते हुए बोला, मिस्टर शू,
सुना है तुमने आखिर ओल्ड झाओ से रिश्ता खत्म कर दिया। सच कहूं तो बहुत सही किया। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा भी कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? वो हंस पड़ा। एक्सपीरियंस? पिछले महीने मेरी वाइफ की BMW का सिर्फ पंक्चर हुआ था। ओल्ड झाओ ने कहा कि टायर पूरी तरह खराब हो गया है और नया लगवाना पड़ेगा। एक टायर के मुझसे 3,800 युआन ले लिए। बाद में मैं दूसरी वर्कशॉप गया तो वहां पता चला कि सिर्फ एक छोटा सा पंचर था। 50 युआन में ठीक हो गया। उसी दिन समझ आ गया था कि वो अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। बस पुरानी जान पहचान की वजह से मैं भी वहां जाता रहा। तुम्हारे फैसले के बाद शायद अब बाकी लोग भी दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। उससे बात करके मैं वापस अपनी रूटीन में लग गया। करीब एक हफ्ते बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओल्ड झो मेरे ऑफिस में अकाउंट फाइल लेकर आए। बाकी रिपोर्ट्स देने के बाद वो मुस्कुराकर बोले, मिस्टर शू, एक मजेदार बात बताऊं? इस महीने ड्राइवर्स ने खुद अपनी पसंद से अलग-अलग वर्कशॉप्स में गाड़ियां दिखवाई हैं। कोई मर्सिडीज स्पेशलिस्ट के पास गया, कोई BMW स्पेशलिस्ट के पास, तो कोई इंपोर्टेड व्हीकल्स वाले गैराज में। मैंने उनकी तरफ देखा। फिर क्या फीडबैक मिला? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, लगभग सभी की एक ही राय है। मैकेनिक्स की स्किल अच्छी है, प्राइस भी रीजनेबल है और सर्विस तो ओल्ड जाओ की शॉप से कहीं बेहतर है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे हैरानी नहीं हुई। साफ था कि लोग काफी समय से सिर्फ मजबूरी में ओल्ड झाओ के पास जा रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा, आखिरकार समय ही सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। करीब एक महीने बाद एक शाम मैं अपनी कार चलाते हुए उसी सड़क से गुजर रहा था जहां ओल्ड झाओ की रिपेयर शॉप थी। वो समय हमेशा की तरह सबसे बिजी आवर होता था। पहले इसी वक्त उसकी शॉप के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन उस दिन नजारा बिल्कुल अलग था। उसकी शॉप के सामने पार्किंग लगभग खाली पड़ी थी। अंदर वर्कशॉप में मुश्किल से एक दो गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। कई लिफ्ट्स खाली खड़ी थीं और मैकेनिक्स इधर-उधर बैठे समय काट रहे थे। मैंने नजर घुमाई तो कुछ ही दूरी पर एक नई चेन रिपेयर शॉप दिखी। वहां हालत बिल्कुल उलटी थी। बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो नजारा देखकर मुझे 8 साल पहले का ओल्ड झाओ याद आ गया। उस समय उसकी छोटी सी टीन की वर्कशॉप थी। उसके हाथ हमेशा इंजन ऑयल से भरे रहते थे। वो खुद गाड़ी के नीचे घुसकर रिपेयर करता था। काम खत्म होने के बाद बिना कहे पूरी कार साफ भी कर देता था। मुझे आज भी उसकी वो बात याद थी। उसने हंसते हुए कहा था, मिस्टर शू, आप लोग मेरी शॉप पर आते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। मैंने धीरे से स्टीयरिंग पर हाथ कस लिया। किसी का भरोसा कभी ये मतलब नहीं होता कि तुम उसका फायदा उठाना शुरू कर दो। फ्रेंडशिप का मतलब कस्टमर को बेवकूफ बनाना नहीं होता। जिस दिन इंसान का दिल लालच से भर जाता है, उस दिन चाहे उसकी दुकान कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका गिरना तय हो जाता है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे रियर व्यू मिरर में ओल्ड जाओ की 3 मंजिला वर्कशॉप धीरे धीरे छोटी होती गई। मुझे समझ आ चुका था कि किसी बिजनेस को सिर्फ स्किल नहीं बचाती, उसे सबसे ज्यादा बचाती है उसकी ऑनेस्टी। करीब 1.5 महीना और बीत गया। एक रात मैं ऑफिस से काफी देर से निकला। क्लॉक में लगभग 9 बज रहे थे। पार्किंग में पहुंचकर जैसे ही मैंने अपनी कार का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बगल के अंधेरे से अचानक कोई बाहर आया। मैंने ध्यान से देखा तो वो ओल्ड झाओ था। साफ लग रहा था कि वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अब भी वही मैनेजर वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। कपड़े बुरी तरह सिकुड़े हुए थे, जैसे कई दिनों से ठीक से पहने भी न गए हों। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और चेहरे पर पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं बचा था। उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, मिस्टर शू। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो 2 कदम और आगे आया। उसके दोनों हाथ आपस में इतने जोर से बंधे हुए थे कि उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं फिर भी चुप रहा। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती थी। वो विंडशील्ड वॉशर, फ्लूइड वाली बात, आफ्टर मार्केट पार्ट्स, इनवॉइस सब मेरी गलती थी। मुझे पता है आज आप मुझे देखकर सिर्फ नफरत महसूस करते होंगे, लेकिन इस बार मैं सच में बदलना चाहता हूँ। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शॉप की हालत बहुत खराब हो गई है। पुराने कस्टमर्स लगभग सब छोड़कर चले गए। नए कस्टमर्स आते हैं, लेकिन दोबारा वापस नहीं आते। हर रात मैं सो नहीं पाता। आंख बंद करता हूँ तो बस वही पुरानी बातें याद आती हैं। जितना सोचता हूँ उतना ही समझ आता है कि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ 30 युआन के लिए मैंने 8 साल की फ्रेंडशिप तोड़ दी। मैं बिना कोई भाव दिखाए उसकी बातें सुनता रहा। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मिस्टर जू, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? प्राइस आप तय कर लीजिए। मैं ओरिजिनल पार्ट्स ही इस्तेमाल करूंगा। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। 1 साल
3 साल, जितना आप कहें। बस एक बार आपकी कंपनी की गाड़ियां फिर मेरी शॉप पर आ जाएं, लोग देखेंगे तो उन्हें भी भरोसा वापस आ जाएगा। उसकी आवाज अब लगभग टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द बोलने में उसे तकलीफ हो रही हो। मैंने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, ओल्ड जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारी शॉप की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। मैंने शांत आवाज में कहा, प्रॉब्लम तुम्हारी प्राइसेस नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ स्किल भी नहीं थी, और सिर्फ वो 30 युआन वाली विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड भी नहीं थी। असली प्रॉब्लम तुम्हारी सोच थी। तुमने कस्टमर्स को कभी इंसान समझा ही नहीं। तुम्हें हमेशा लगा कि जो भी तुम्हारी शॉप पर आता है उससे जितना हो सके उतना पैसा निकाल लेना चाहिए। तुमने फ्रेंडशिप को बिजनेस का हथियार बना लिया, भरोसे को कमाई का तरीका बना लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम सिर्फ कस्टमर्स के साथ ही ऐसे नहीं थे, अपने अप्रेंटिसेस के साथ भी यही किया। उनका खाना तक बचाया, उनकी सैलरी रोकी, छोटी छोटी बात पर सबके सामने बेइज्जत किया। तुम्हें लगता था कि क्योंकि तुम सैलरी देते हो इसलिए उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना जरूरी नहीं है। लेकिन जिस वर्कशॉप में मालिक से लेकर मैकेनिक तक हर किसी के अंदर सिर्फ लालच और गुस्सा भरा हो, वहां कस्टमर दोबारा क्यों आएगा? ओल्ड झाओ चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन मैंने अपनी बात नहीं रोकी। आज तुम यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा बिजनेस खत्म होने वाला है। अगर आज भी तुम्हारी शॉप पहले की तरह प्रॉफिट कमा रही होती तो क्या तुम कभी यहाँ माफी मांगने आते? नहीं, तुम आज भी यही सोचते कि गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। उसने तुरंत सिर उठाया और जल्दी से बोला, नहीं मिस्टर शू, इस बार मैं सच में बदल गया हूँ। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। मैंने शांत होकर कहा, अगर सच में बदल गए हो तो जाओ, बदल कर दिखाओ, लेकिन मेरी कंपनी को वापस पाने के लिए नहीं, अपने लिए बदलो। अपनी शॉप में काम करने वाले उन मैकेनिक्स के लिए बदलो जो अब भी तुम्हारे साथ हैं, और उन फ्यूचर कस्टमर्स के लिए बदलो जो शायद एक दिन तुम्हारी शॉप पर भरोसा करके आएंगे। मैंने एक कदम उसकी तरफ बढ़कर कहा, याद रखना, किसी रिपेयर शॉप को सिर्फ मशीन्स या टूल्स नहीं चलाते, उसे मालिक का कैरेक्टर चलाता है। अगर मालिक का दिल ही खराब हो जाए तो सबसे बड़ा शोरूम भी एक दिन खाली हो जाता है, लेकिन अगर इंसान का दिल सही हो तो सड़क किनारे की छोटी सी वर्कशॉप भी सालों तक चल सकती है। वो वहीं खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कार का डोर खोला और अंदर बैठते हुए आखिरी बार उसकी तरफ देखा। और एक बात, आगे से ये मत सोचना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्काउंट होता है। कस्टमर डिस्काउंट की वजह से वापस नहीं आता, वो वापस तब आता है जब उसका भरोसा वापस मिलता है। इतना कहकर मैंने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में ओल्ड झाओ अब भी वहीं खड़ा था। उसकी झुकी हुई परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई, जब तक वो अंधेरे में पूरी तरह गायब नहीं हो गया। करीब आधा महीना और बीत गया। एक दिन काम से लौटते वक्त मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा। कभी ओल्ड झाओ की बड़ी रिपेयर शॉप हुआ करती थी। दूर से ही मेरी नजर उसके साइन बोर्ड पर गई, लेकिन इस बार वो वहां नहीं था। पूरी इमारत के सामने मजदूर खड़े थे। पुराना बोर्ड नीचे उतारा जा चुका था और उसकी जगह एक नई चेन रिपेयर कंपनी का बड़ा सा लाल साइन लगाया जा रहा था। मैंने कार धीरे की और कुछ पल वहीं खड़ा होकर सब देखता रहा। जिस 3 मंजिला वर्कशॉप पर कभी ओल्ड झाओ को सबसे ज्यादा घमंड था, वो अब किसी और के नाम हो चुकी थी। कुछ दिन बाद मैं उसी नई वर्कशॉप में कार वॉश करवाने चला गया। अंदर जाते ही एक हंसमुख मिडिल एज्ड लेडी ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, कार वॉश करवानी है, ग्लास क्लीनिंग फ्री है और विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड भी फ्री रिफिल कर दी जाएगी। उसकी आखिरी बात सुनते ही मेरे चेहरे पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। कार वॉश होने का इंतजार करते हुए मेरी उससे थोड़ी बातचीत हुई। उसने बताया, मैं पहले वाले ओनर को जानती थी। जब उनकी शॉप बंद होने लगी तो हमने लोन लेकर ये जगह खरीद ली। मैंने कैजुअली पूछा, ओल्ड झाओ कहाँ है अब? उसने एक पल चुप रहकर कहा, सुना है अपने गांव लौट गया, अब वहीं एक छोटा सा रिपेयर स्टॉल लगाता है, मोटरसाइकिल और साइकिल ठीक करके किसी तरह गुजारा कर रहा है। फिर उसने हल्की सांस लेकर कहा, असल में वो पहले बुरा इंसान नहीं था। जब उसने बिजनेस शुरू किया था तब बहुत मेहनती था, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा उसका लालच भी बढ़ता गया। उसने पुराने कस्टमर्स को कमाई का जरिया समझना शुरू कर दिया, अपने वर्कर्स को भी इंसान नहीं समझा। आखिर में सब उससे दूर चले गए। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, सुना है शॉप बेचने से पहले वो कई रात तक खाली वर्कशॉप में अकेला बैठा रहता था, रोते हुए बस एक ही बात दोहराता था, मैंने सिर्फ 30 युआन के लिए 8 साल का कस्टमर खो दिया। मेरी कार वॉश होकर तैयार हो चुकी थी। मैंने कीज उठाई, बाहर निकलते हुए आखिरी बार उस नई वर्कशॉप की तरफ देखा। बाहर कई गाड़ियां अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। अंदर मैकेनिक्स बिना जल्दबाजी के काम कर रहे थे। माहौल बिल्कुल अलग था। मैंने मन ही मन सोचा, बिजनेस को खत्म करने के लिए हमेशा बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ एक छोटी सी लालच काफी होती है। मैं कार में बैठा,
इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे वहां से निकल गया। पीछे छूट चुकी वो पुरानी जगह अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सबक वही था कि टूटा हुआ भरोसा दोबारा शायद ही कभी पहले जैसा बनता है। मैं अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक पुराने जानकार ने मुझे बताया, मिस्टर शू, सुना है ओल्ड जाओ अब अपने होम टाउन में एक छोटा सा रिपेयर स्टॉल चलाता है। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मुझे लगा कहानी शायद यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन असल में उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। जिस दिन वो अपने गांव पहुंचा, मौसम ठंडा था और हल्की बारिश हो रही थी। उसके पास अब न बड़ी वर्कशॉप बची थी, न महंगी मशीन्स और न ही वो लोग जो उसे पहले बॉस झाओ कहकर बुलाते थे। अपने ऊपर चढ़े कर्ज चुकाने के लिए उसे लगभग सारा इक्विपमेंट बेचना पड़ गया था। आखिर में उसके हाथ में सिर्फ कुछ पुराने टूल्स बचे थे। मैंने बाद में सुना कि उसने गांव के मार्केट के बाहर एक छोटा सा रिपेयर स्टॉल लगा लिया। वहां वो मोटरसाइकिल और साइकिल रिपेयर करता था, पंचर बनाता था और हवा भरता था। पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ था कि उसे हर एक युआन अपनी मेहनत से कमाना पड़ रहा था। सुबह 5 बजे वो स्टॉल खोल देता। ठंडी हवा में उसके हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन फिर भी वो पूरे दिन झुक कर काम करता रहता। जो हाथ कभी सिर्फ इनवॉइसेस पर साइन करते थे, अब वही हाथ ठंडे पानी में पंक्चर ढूंढते थे। शाम तक उसकी कमर टूट जाती, लेकिन पूरे दिन की कमाई मुश्किल से कुछ दर्जन युआन होती। बाद में किसी ने मुझे बताया कि पहले कुछ दिनों तक वो हर रात खुद से एक ही बात कहता था, जब मेरे पास फिर से पैसा होगा, मैं पहले से भी बड़ी वर्कशॉप खोलूंगा। इस बार सबको दिखा दूंगा। लेकिन उसकी सोच अब भी पूरी तरह नहीं बदली थी। एक दिन वो स्पेयर पार्ट्स खरीदने मार्केट गया। वहां एक दुकान पर उसे बहुत सस्ते ब्रेक पैड्स मिले। दुकान वाले ने हंसकर कहा, ये रिफर्बिश्ड पार्ट्स हैं, थोड़ा साफ करके नए जैसे दिखते हैं। 5 युआन में एक पेयर ले जाओ। ओल्ड झाओ ने पूछा, इतने पतले हैं, सेफ रहेंगे? दुकानदार हंस पड़ा। गांव वाले इतने पैसे कहाँ देते हैं, उन्हें बस सस्ता चाहिए, चल जाएंगे, चिंता मत करो। यही वो पल था जहां उसे 2 रास्तों में से एक चुनना था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। महंगी वर्कशॉप, झूठे बिल्स, 30 युआन वाली विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड और वो दिन जब उसने सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए सब कुछ खो दिया था। लेकिन लालच अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने आखिरकार कहा, मुझे 50 पेयर पैक कर दो। उस दिन उसने सिर्फ ब्रेक पैड्स ही नहीं खरीदे, सस्ता ग्लू, घटिया क्वालिटी के पार्ट्स और कई दूसरी चीजें भी खरीद लीं। उसे लगा कि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो यही तरीका है। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी। आयरन बॉक्स में पहले से ज्यादा पैसे जमा होने लगे। उसे फिर वही पुराना कॉन्फिडेंस आने लगा। वो मुस्कुराकर खुद से कहता, दुनिया में बेवकूफ कस्टमर्स कभी खत्म नहीं होंगे। ओल्ड झाओ ने सस्ते स्पेयर पार्ट्स खरीदने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये शहर नहीं था, ये उसका छोटा सा गांव था जहां लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता था। शहर में अगर कोई कस्टमर नाराज हो जाए तो वो दूसरी वर्कशॉप चला जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन गांव में एक आदमी का अनुभव अगले ही दिन पूरे बाजार की खबर बन जाता है। एक सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। ओल्ड झो हमेशा की तरह अपने छोटे से रिपेयर स्टॉल पर बैठा था। कुछ लोग अपनी बाइक और मोटरसाइकिल लेकर आए हुए थे। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर धकेलते हुए उसके पास आई और बोली, झो, पिछली बार जो पंचर बनाया था उसी जगह से फिर हवा निकल रही है, जरा देख तो। मैंने बाद में सुना कि ओल्ड झाओ ने जल्दी से व्हील उतारा और पानी में डालकर लीक ढूंढने लगा। कुछ ही सेकंड में उसी पुराने पैच के किनारे से बुलबुले निकलने लगे। उसने तुरंत कहा, फिर से पंचर हो गया है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन इस बार बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ रोक दिया। वो गुस्से में बोली, पिछले महीने भी तो यही जगह ठीक की थी, इतनी जल्दी फिर कैसे खराब हो गई? ओल्ड झाओ ने हंसकर बात संभालने की कोशिश की। ऐसा हो जाता है, सड़क पर कोई कांच या कील लग गई होगी। महिला ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, झूठ मत बोल, मैं पूरे महीने बस सब्जी लेने गई हूँ, सड़क भी पक्की है, हर बार वही पंक्चर कैसे हो सकता है? उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग भी इकट्ठा होने लगे। ओल्ड झाओ अभी जवाब सोच ही रहा था कि तभी भीड़ में से एक आदमी गुस्से में आगे आया। उसके हाथ में एक पुराना ब्रेक पैड था। उसने ब्रेक पैड जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, पहले इसका जवाब दे। ओल्ड झाओ ने नीचे देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो वही ब्रेक पैड था जो उसने कुछ दिन पहले रिफर्बिश्ड बताकर लगाया था। उस आदमी ने गुस्से में कहा, आज मेरी मोटरसाइकिल का ब्रेक चलते चलते फेल हो गया, मैं मरते मरते बचा हूँ। दूसरे मैकेनिक ने ये ब्रेक पैड निकालकर बताया कि ये पुराना रिफर्बिश्ड पार्ट है, तूने मुझे नया बताकर लगाया था, क्या मुझे मारना चाहता था? इतना सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपनी गाड़ियां वापस मोड़ ली, कुछ ने वहीं खड़े होकर उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। ओल्ड झो के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा जैसे कई साल पहले शहर वाली वही कहानी फिर से उसके सामने खड़ी हो गई हो। ओल्ड झो ने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। उसने
उसने ऊंची आवाज में कहा, भाई बिना वजह इल्जाम मत लगाओ। ये पार्ट्स मैं खुद शहर के सप्लायर से लेकर आया हूँ। आजकल ओरिजिनल पार्ट्स कितने महंगे हो गए हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। मैंने तुमसे 1 युआन भी ज्यादा नहीं लिया। लेकिन इस बार उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वो आदमी गुस्से में उसके बिल्कुल सामने आकर बोला, झूठ बोलना बंद कर। ये ब्रेक पैड मैं दूसरे मैकेनिक को दिखाकर आया हूँ। उसने साफ कहा कि ये कबाड़ से निकाला हुआ रिफरबिश्ड पार्ट है। अगर आज मेरी बाइक नहीं रुकती तो मैं सीधा ट्रक के नीचे चला जाता। मेरी जान चली जाती तो उसकी कीमत भी 5 युआन लगाता। उसकी बात सुनते ही भीड़ में खड़े लोग भड़क उठे। एक आदमी बोला, अब समझ आया मेरी बाइक का पंचर 3 दिन में फिर क्यों हो गया था। दूसरा चिल्लाया, मेरी मोटरसाइकिल में भी इसी ने चीप पार्ट्स लगाए थे। तीसरा गुस्से में बोला, मैंने पहले ही कहा था इसके पास मत जाना। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल उसके खिलाफ हो गया। ओल्ड झाओ ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, धोखा नहीं देता? शहर में भी यही करके लोगों ने तुझे भगा दिया था, अब यहाँ भी वही करेगा? ये सुनते ही ओल्ड झाओ पूरी तरह सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि उसके पुराने किस्से गांव तक पहुंच चुके हैं। अगले ही पल वही आदमी जिसने ब्रेक पैड फेंका था गुस्से में आगे बढ़ा और ओल्ड झाओ को जोर से धक्का दे दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। उसके पीछे रखा साबुन वाले पानी का टब भी पलट गया और पूरा कीचड़ उसके कपड़ों पर फैल गया। भीड़ का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। किसी ने उसके स्पेयर पार्ट्स का डिब्बा उठाकर जमीन पर पटक दिया। किसी ने हवा भरने वाली मशीन को लात मार दी। सस्ते ब्रेक पैड्स और घटिया पार्ट्स चारों तरफ बिखर गए। ओल्ड झाओ घबराकर चिल्लाया, रुको, मत तोड़ो, ये सब मेरा सामान है। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही पलों में उसका छोटा सा रिपेयर स्टॉल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। ओल्ड झाओ वहीं कीचड़ में बैठा रह गया। उसके चारों तरफ लोग गुस्से से उसे घूर रहे थे। उसी पल उसके दिमाग में कई साल पहले का वही दृश्य कौंध गया। मुझे याद आया कि मैंने उससे कहा था, जिस दिन तुम भरोसा खो दोगे उसी दिन सब कुछ खो दोगे। उसने पहली बार उसी दर्द को महसूस किया जो उसने सालों तक अपने कस्टमर्स को महसूस कराया था। ओल्ड झाओ वहीं कीचड़ में बैठा रह गया। उसके चारों तरफ टूटे हुए स्पेयर पार्ट्स बिखरे पड़े थे। लोगों की गालियां लगातार उसके कानों में गूंज रही थीं। लेकिन इस बार उसने किसी से बहस नहीं की। उसने किसी को जवाब भी नहीं दिया। वो बस खाली नजरों से जमीन पर फैले उन सस्ते ब्रेक पैड्स और घटिया ग्लू को कुसमीस देखता रहा। उसी पल उसके दिमाग में जैसे सब कुछ एक साथ लौट आया। उसे अपनी पुरानी 3 मंजिला वर्कशॉप याद आई। उसे वो दिन याद आया जब उसने नए अप्रेंटिस को सिर्फ 30 युआन की विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के लिए सबके सामने डांटा था। उसे मेरा चेहरा याद आया और फिर मेरे वो शब्द उसके कानों में दोबारा गूंजने लगे, तुमने सिर्फ एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं खोया, तुमने अपना भरोसा और ईमानदारी खो दी। इस बार वो शब्द किसी ताने की तरह नहीं बल्कि सच की तरह उसके अंदर उतर गए। कुछ देर बाद भीड़ धीरे धीरे छोटने लगी। मार्केट के मैनेजर वहां पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ फैला इंजन ऑयल और टूटा हुआ सामान देखा। फिर ओल्ड झाओ से सख्त आवाज में कहा, ये सब साफ करो और ये फाइन भी भरना पड़ेगा। ओल्ड झाओ ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उस रात वो अकेला अपने टूटे हुए कमरे में लौटा। ठंडी हवा टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ चुका था। वो पुराने कंबल में खुद को लपेटकर कांपता रहा। कुछ ही घंटों में उसका बुखार इतना बढ़ गया कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। पूरी रात उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। सपने में उसने खुद को कई साल पहले देखा। वो फिर से जवान था। उसकी छोटी सी टीन की वर्कशॉप थी। उसके हाथ इंजन ऑयल से सने हुए थे और वो एक पुरानी कार के नीचे लेटकर रिपेयर कर रहा था। तभी मैंने अपनी पुरानी मर्सिडीज उसकी वर्कशॉप के सामने रोकी और कहा, मैकेनिक, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, जल्दी ठीक हो सकती है क्या? मुझे जरूरी काम से जाना है। सपने वाला ओल्ड झाओ बिना एक पल गंवाए गाड़ी के नीचे से बाहर निकला। उसने इंजन चेक किया और मुस्कुराकर कहा, छोटी सी प्रॉब्लम है, पार्ट अभी लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो खुद भागकर मार्केट गया, नया ओरिजिनल पार्ट लेकर आया और मेरी कार ठीक कर दी। काम खत्म होने के बाद उसने बिना कहे पूरी कार साफ भी कर दी। मैंने खुश होकर उसे टिप देने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर शू, आप लोग मेरी दुकान पर आते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यही शब्द सुनते ही सपना अचानक टूट गया। ओल्ड झाओ घबराकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और पहली बार खुद से कहा, मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने बाद में सुना कि उस रात का बुखार सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके घमंड को भी तोड़ गया। लगातार 3 दिन तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। जब बुखार उतरा तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसका चेहरा सूख गया था, शरीर कमजोर हो चुका था और आंखों में पहली बार वो अकड़ नहीं, पछतावा दिखाई देता था। चौथे दिन सुबह अंधेरा ही था जब वो अपना पुराना टूल बॉक्स उठाकर घर से निकला।
निकला। पूरे चिंगशुई टाउन में सिर्फ एक ऑथोराइज्ड स्पेयर पार्ट्स डीलर था, वही डीलर जिसके पास जाने से वो पहले हमेशा बचता था, क्योंकि वहां सस्ता सामान नहीं मिलता था। शॉप के अंदर बूढ़े मालिक ने उसे देखते ही हैरानी से कहा, अरे झाओ, आज इधर कैसे? फिर से सस्ते रिफर्बिश्ड पार्ट्स लेने आए हो क्या? ओल्ड झाओ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जेब से एक पुरानी प्लास्टिक बैग निकाली और काउंटर पर रख दी। उसके अंदर उसकी सबसे कीमती मैकेनिकल वॉच थी, जिसे बेचकर उसने थोड़े पैसे जुटाए थे। उसने धीरे से कहा, मुझे 50 पेयर ओरिजिनल ब्रेक पैड्स चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी वाले, साथ में ओरिजिनल ट्यूब्स और अच्छी कंपनी का पंचर ग्लू भी दे दीजिए। बूढ़े दुकानदार ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही ओल्ड जो है। उसने पूछा, इतना महंगा सामान, आज क्या बात है? ओल्ड झाओ ने पहली बार बिना बहाना बनाए सीधा जवाब दिया, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब अगर दोबारा काम करूंगा तो सिर्फ सही तरीके से करूंगा। आपका जितना बिल बनेगा मैं पूरा दूंगा। दुकानदार कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने स्टोर के सबसे अंदर से ओरिजिनल कंपनी के सील्ड बॉक्सेस निकाले और उसके सामने रख दिए। उसी दिन सुबह ओल्ड झाओ ने अपना छोटा रिपेयर स्टॉल फिर से लगाया। इस बार सब कुछ अलग था। टूल्स साफ करके करीने से रखे गए थे। हर स्पेयर पार्ट अलग बॉक्स में रखा था। हर बॉक्स पर प्राइस लिखी हुई थी। उसने एक कार्डबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, सिर्फ ओरिजिनल पार्ट्स। लेकिन पहले दिन एक भी कस्टमर नहीं आया। पूरा दिन वो खाली बैठा रहा। शाम को उसने अपना स्टॉल समेटा, टूल्स साफ किए और अगले दिन फिर समय पर आ गया। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन भी वही हुआ, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने किसी को बुलाया नहीं, किसी को झूठे ऑफर्स नहीं दिए। वो बस हर सुबह समय पर दुकान खोलता और हर शाम उसी तरह बंद कर देता। करीब आधे महीने बाद वही बुजुर्ग महिला जिसने सबसे पहले उसके पंक्चर पर सवाल उठाया था, अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर फिर उसके सामने आकर रुकी। उसने ठंडी आवाज में कहा, देखते हैं इस बार सच में बदले हो या नहीं। ओल्ड झाओ बिना कुछ बोले नीचे बैठ गया। उसने व्हील उतारा, पुराने पैच को पूरी तरह हटाया, सरफेस को अच्छे से साफ किया, ओरिजिनल ग्लू लगाया, नया पैच चिपकाया और कई बार रोलर से दबाकर उसे पूरी तरह सील किया। काम पूरा होने के बाद उसने स्कूटर वापस देते हुए कहा, अगर इस बार फिर से लीक हुआ तो मैं खुद ये दुकान बंद कर दूंगा। बुजुर्ग महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने पैसे दिए, स्कूटर स्टार्ट की और धीरे धीरे वहां से चली गई। ओल्ड झाओ बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसे पता था कि इस बार उसे प्रॉफिट नहीं, भरोसा कमाना है। उस दिन के बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुरुआत में कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। गांव के लोग उसकी दुकान के सामने से गुजरते, लेकिन रुकते नहीं थे। कुछ लोग उसे देखकर अब भी पुरानी बातें याद करके आगे बढ़ जाते। फिर भी मैं बाद में जो कुछ सुन पाया, उससे इतना समझ आया कि इस बार ओल्ड झाओ ने हार नहीं मानी। हर सुबह वो सबसे पहले दुकान साफ करता, टूल्स को एक एक करके उनकी जगह पर रखता, ओरिजिनल पार्ट्स के बॉक्सेस खोलकर फिर से चेक करता। किसी भी कस्टमर के आने से पहले ही सब कुछ तैयार रहता। करीब एक महीने बाद वही बुजुर्ग महिला दोबारा उसकी दुकान पर आई है। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने स्कूटर रोककर कहा, पिछली बार जो पंचर बनाया था आज तक हवा नहीं निकली। ओल्ड झाओ ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। महिला ने जेब से 5 युआन निकाले और काउंटर पर रखते हुए कहा, अब सामने वाला ब्रेक भी थोड़ा ढीला लग रहा है, देख ले। उसने बिना कोई एक्स्ट्रा पार्ट बदलने की कोशिश किए पूरी ब्रेक असेंबली खोली, ध्यान से चेक किया, सिर्फ एडजस्टमेंट की, फिर ब्रेक कई बार दबाकर टेस्ट किया। काम खत्म होने के बाद उसने कहा, बस एडजस्टमेंट की जरूरत थी, नया पार्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। महिला ने हैरानी से पूछा, इतना ही? हाँ, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। महिला ने कुछ पल उसे देखा, फिर पैसे रखकर बिना कुछ बोले चली गई। उस दिन की बात पूरे बाजार में फैल गई। धीरे धीरे एक कस्टमर 2 बना, 2 से 5 और फिर हर रोज उसकी दुकान के सामने कुछ लोग रुकने लगे। अब लोग कहते थे, अगर झाओ कहे कि पार्ट बदलना जरूरी नहीं है तो सच में जरूरी नहीं होगा। किसी ने कहा, उसके ब्रेक पैड्स महंगे जरूर हैं, लेकिन एक बार लगवा दो तो महीनों चिंता नहीं रहती। दूसरे ने कहा, उसके यहाँ लगाया हुआ पंक्चर साल भर भी लीक नहीं होता। मैंने सुना कि उसने फिर कभी डुप्लीकेट ऑयल नहीं डाला, कभी रिफर्बिश्ड पार्ट्स को ओरिजिनल बताकर नहीं बेचा और कभी किसी कस्टमर से बेवजह पैसे नहीं लिए। प्रॉफिट पहले जितना कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसे हर शाम दुकान बंद करते वक्त चैन की नींद आने लगी। उसे अब किसी इंस्पेक्शन का डर नहीं रहता था, किसी कस्टमर के वापस आकर लड़ने का डर नहीं रहता था। रात को सोते समय उसे अपने ही किए हुए कामों के सपने नहीं सताते थे। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि साफ कमाई भले कम हो, लेकिन उसका सुकून किसी भी बड़े प्रॉफिट से कहीं ज्यादा होता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। किसी ने खुलेआम उसे माफ नहीं किया, लेकिन छोटे से कस्बे में लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आने लगा। स्प्रिंग फेस्टिवल आया। मैं अपनी कार लेकर
गांव जा रहा था। रास्ते में जानबूझकर चिंग शुई टाउन की तरफ मुड़ गया। मैं किसी काम से नहीं आया था, बस देखना चाहता था कि ओल्ड झाओ की जिंदगी आखिर किस मोड़ पर पहुंची। मैंने कार बाजार के बाहर पार्क की और पैदल उसकी दुकान की तरफ चल पड़ा। दूर से ही उसकी छोटी सी शॉप दिखाई दे गई। अब वो सड़क किनारे का खुला स्टॉल नहीं था, उसकी जगह एक छोटा लेकिन साफ सुथरा रिपेयर शॉप बन चुका था। बाहर लगे बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था ब्रेक पैड्स सिर्फ ओरिजिनल, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में एक और लाइन लिखी थी, झूठ नहीं बोलते, बेवजह पार्ट नहीं बदलते। मैं कुछ पल वहीं खड़ा उस बोर्ड को देखता रहा। दुकान के अंदर हर टूल अपनी जगह पर टंगा हुआ था। स्पेयर पार्ट्स अलग अलग रैक में करीने से रखे थे। हर बॉक्स पर साफ प्राइस लिखी हुई थी। एयर कंप्रेसर पुराना था, लेकिन इतना साफ था कि दूर से ही पता चल रहा था कि उसकी देखभाल की जाती है। ओल्ड झाओ एक पुरानी मोटरसाइकिल के पास बैठा एक बुजबोई साई पे आदमी की ब्रेक केबल बदल रहा था। 3 साल में वो बहुत बदल चुका था। उसके आधे बाल सफेद हो चुके थे, कमर पहले से थोड़ी झुक गई थी, लेकिन उसके हाथ पहले से ज्यादा स्थिर थे। हर बोल्ट कसने से पहले वो टॉर्क वॉन्च इस्तेमाल कर रहा था। काम पूरा होने के बाद उसने मोटरसाइकिल दोबारा चेक की, ब्रेक कई बार दबाकर देखी, टायर में हवा चेक की, चेन भी एडजस्ट की और आखिर में कपड़े से पूरी मोटरसाइकिल साफ कर दी। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराकर बोला, जो पिछली बार जो ब्रेक पैड लगाया था आधा साल हो गया, अभी भी बिल्कुल नया जैसा चल रहा है। ओल्ड जो भी हल्का सा मुस्कुराया। आराम से चलाइए, कभी भी कोई दिक्कत हो तो वापस आ जाइए। मैं दुकान के सामने नहीं गया, सड़क के दूसरी तरफ एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय मंगाई और दूर से उसे काम करते हुए देखता रहा। मैं करीब 15 मिनट तक वहीं बैठा उसे काम करते हुए देखता रहा। उसने किसी कस्टमर से बेवजह बात नहीं की, किसी को एक्स्ट्रा रिपेयर के लिए मजबूर नहीं किया। जो काम जरूरी था सिर्फ वही किया। जब बुजुर्ग आदमी ने पैसे दिए तो उसने जितना बोर्ड पर लिखा था उतना ही लिया, एक युआन भी ज्यादा नहीं। थोड़ी देर बाद ओल्ड झाओ दुकान के अंदर गया, काउंटर के पीछे रखे पुराने एनमेल वाले मग से पानी पिया। तभी मेरी नजर दुकान की दीवार पर टंगी एक लाल रंग की सम्मान पट्टिका पर गई। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ईमानदार मरम्मत, सही दाम। नीचे लिखा था, चिंगशुई टाउन के निवासियों की ओर से। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर चाय खत्म की और उठकर वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा। जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरा तो बिना कुछ कहे पॉकेट से 100 युआन का एक नोट निकाला और दरवाजे के पास रखे छोटे से कैश बॉक्स में डाल दिया। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। करीब 10 कदम चला ही था कि पीछे से एक आवाज आई, सर आपने ज्यादा पैसे दे दिए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने बस चलते चलते इतना कहा, रख लो, वापस नहीं चाहिए। मैं सीधे कार में बैठ गया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा ओल्ड झाओ दुकान के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में वही 100 युआन का नोट था। वो मेरी तरफ देख रहा था। शायद उसने मुझे पहचान लिया था, शायद नहीं भी पहचाना हो, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने कार आगे बढ़ा दी। चिंगशुई टाउन पीछे छूटता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ फैले गेहूं के खेत बर्फ की पतली चादर के नीचे दबे हुए थे। कुछ ही महीनों बाद यही खेत फिर से हरे हो जाएंगे। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचा, इंसान भी शायद ऐसा ही होता है, गिर सकता है, टूट सकता है, लेकिन अगर सच में बदलना चाहे तो फिर से खड़ा भी हो सकता है। दुकान के उस छोटे से बोर्ड की आखिरी लाइन मुझे अब भी याद थी, सिर्फ ओरिजिनल पार्ट्स, लेकिन उसके नीचे छोटे अक्षरों में एक और लाइन लिखी थी जिसे मैंने जाते जाते साफ पढ़ लिया था, जहाँ हो सच में बदल गया है। करीब 3 साल बाद जब मैं उस रास्ते से वापस लौट रहा था तो मन पूरी तरह शांत था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ रिश्तों को दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें सही जगह पर छोड़ देना ही काफी होता है। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका पैसा नहीं, उसका भरोसा होता है। एक बार वो टूट जाए तो उसे वापस पाने में सालों लग जाते हैं। बाद में मुझे पता चला कि ओल्ड झाओ ने फिर कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की। उसने डुप्लीकेट पार्ट्स को हाथ तक नहीं लगाया। अगर किसी गाड़ी में सिर्फ एडजस्टमेंट की जरूरत होती तो वही करता। अगर कोई पुराना पार्ट अभी चल सकता था तो कस्टमर को साफ बता देता कि नया लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग खुद कहते नया लगा दो, लेकिन वो जवाब देता, जब तक जरूरी नहीं है आपका पैसा क्यों खर्च करवाऊं। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बदलने लगी। अब लोग उसके पास इसलिए नहीं आते थे कि वो सबसे सस्ता था, बल्कि इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलेगा। उसकी कमाई पहले जैसी कभी नहीं हुई, लेकिन इस बार हर युआन मेहनत और ईमानदारी से आता था। कई साल पहले उसने मुझे सिर्फ 30 युआन की विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के लिए खो दिया था। आज शायद उसे समझ आ चुका था कि उस दिन उसने 30 युआन नहीं कमाए थे, बल्कि लाखों का भरोसा खो दिया था। और अब जो थोड़ी बहुत इज्जत उसे वापस मिल रही थी वो किसी डिस्काउंट, किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी चालाकी से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए ईमानदार काम से बेइसी से थी मिल रही थी।
मैंने उस घटना को फिर कभी नहीं छेड़ा। मेरे लिए वो अध्याय बहुत पहले खत्म हो चुका था। लेकिन जब भी किसी बिजनेस की बात होती, मुझे ओल्ड झो की कहानी जरूर याद आती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई भी दुकान लालच से बड़ी नहीं बनती, लेकिन लालच से जरूर बर्बाद हो सकती है। और अगर इंसान सच में बदलने का फैसला कर ले, तो सबसे छोटी दुकान भी दोबारा सम्मान कमा सकती है। मैंने उस दिन के बाद ओल्ड झाओ को दोबारा कभी नहीं ढूंढा, जरूरत भी नहीं थी। कुछ कहानियों का सबसे अच्छा अंत वही होता है जहां दोनों लोग अपनी अपनी राह चुन लेते हैं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और वो अपनी। लेकिन उसकी कहानी ने मुझे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी, बिजनेस में सबसे महंगी चीज मशीन, बिल्डिंग या इक्विपमेंट नहीं होती। सबसे महंगी चीज कस्टमर का ट्रस्ट होता है। उसे बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन तोड़ने में सिर्फ एक गलत फैसला काफी होता है। जब भी मैं किसी नए पार्टनर या सप्लायर के साथ काम शुरू करता हूँ, मुझे ओल्ड झाओ याद आ जाता है। मुझे वो दिन याद आता है जब उसने सिर्फ 30 युआन के लिए अपना 8 साल पुराना रिश्ता दांवों पर लगा दिया था। अगर उस दिन उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक बॉटल विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड मुझे दे दी होती, तो शायद उसकी 3 मंजिला वर्कशॉप आज भी चल रही होती। लेकिन लालच ने उससे वो फैसला करवाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कई बार मैं सोचता हूँ कि उस दिन मैंने उसे 100 युआन का नोट क्यों छोड़ दिया था। शायद इसलिए नहीं कि मुझे पैसे की परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं उसी पल समझ गया था कि जो इंसान 30 युआन के लिए अपना चरित्र बेच सकता है, उसे कोई रकम बदल नहीं सकती। बदलना तभी संभव है जब इंसान खुद बदलना चाहे। ओल्ड झाओ ने बहुत देर से सही, लेकिन आखिरकार ये बात समझ ली। उसने अपनी बड़ी वर्कशॉप खो दी, अपना नाम खो दिया, अपना पैसा खो दिया। लेकिन जब उसने फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसने अपना आत्मसम्मान वापस पा लिया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। मैंने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। सामने लंबी सड़क फैली हुई थी। पीछे छूटी हुई यादें अब सिर्फ यादें थीं। कुछ रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते, लेकिन उनसे मिले सबक पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। और मेरे लिए ओल्ड झाओ की कहानी हमेशा यही याद दिलाएगी कि इंसान की असली पहचान उसकी कमाई से नहीं, उसके चरित्र से होती है। मैंने कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। उस दिन मुझे लगा कि शायद हमारी कहानी सच में यहीं खत्म हो गई है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और ओल्ड झाओ भी अपनी नई राह पर चल पड़ा था। अब हमारे बीच न कोई हिसाब बचा था, न कोई शिकायत। रास्ते भर मैं उसी छोटी सी लाइन के बारे में सोचता रहा, जो उसकी दुकान के बोर्ड के नीचे पेंट से बाद में लिखी गई थी, जाहो बदल गया है। शायद यही उस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जवाब था। 8 साल पहले मैंने उसे मेहनती मैकेनिक के रूप में देखा था। फिर मैंने उसी इंसान को लालच में डूबते देखा। उसने अपना बिजनेस खोया, अपना नाम खोया, अपना सम्मान खोया, लेकिन आखिर में उसने समझ लिया कि ईमानदारी से कमाया हुआ 5 युआन भी उस 30 युआन से कहीं बड़ा होता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में पीछे छूटते चिंगशुई टाउन को देखा। बर्फ से ढके खेत धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। उनके नीचे हरी फसल अब भी जिंदा थी, बस मौसम बदलने का इंतजार कर रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इंसान भी शायद ऐसा ही होता है। अगर सच में बदलना चाहे तो देर जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत देर नहीं होती। मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा और दबाया। सामने लंबी सड़क फैली हुई थी और इस बार मुझे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी।